ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. ठीक है. सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय सेशन. ये सेशन हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी एमसीक्यूज के लिए रखेंगे. फ्रेंड्स, ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इफ यू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी और इवन स्टेट पीसीएस, यू विल रियलाइज कि ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज. अगर आप पिछले सालों के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस अगर करेंगे, you will see कि geography से almost every time questions are being asked and that too they are very easy scoring as compared to other subjects. Geography, भूगोल, इसमें मार्क्स लाना आसान है. Why? Because इसमें मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. Yes, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस भी आते हैं. For that you need to update yourself. बट जहां तक स्टैटिक पार्ट का सवाल है, that static part is easy as compared to other subjects. Having said that friends, geography जो सब्जेक्ट है इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें? प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम ऑफ डिफरेंट स्टेट पीसीएस, वो भली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी और स्टेट के लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स इन शॉर्ट, उसमें आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही ऑप्शन को टिक करना है. राइट फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स आर द मस्ट. एनसीईआरटी बुक्स को मस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं. द एनसीईआरटी बुक, दे आर वेरी बेसिक बुक. एनसीईआरटी बुक्स है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो मे बी आपके लिए बहुत बेसिक हो, आपको पहले से पता हो, बट स्टिल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एनसीईआरटी बुक से ही अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करें. राइट. एनसीईआरटी विल गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स. इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, भूगोल की ही बात करते हैं, और अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक को लेकर स्टडी करना शुरू करें, यू विल सी कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होती है. लाइक सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, राइट, सैटेलाइट्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेलेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडीज. बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरुआत होती है और फिर वहां से बिल्डअप होना शुरू होता है. दैट इज वाई एनसीईआरटी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखिए, हम में से कई सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो बुक्स पढ़ने की जो हैबिट है ना, वो काफी साल पहले छूट चुकी होती है. एंड द इंटरफेस विद द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है. अब आप जब इस फेज में आकर के व्हेन यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, तो फिर आप शुरुआत कहां से करें? फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट एनी टॉपर्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल से दैट you have to start with all the aspirants must have this book. NCERT की books को you cannot skip. Yes, so I was telling कि कई बार ऐसा होता है कि aspirants को लगता है कि NCERT की book को skip करके आगे जा सकते हैं, and some of them have done this also. कुछ लोगों ने ऐसा किया. But the issue here is, friends, that once you skip the NCERT book and jumpstart your preparation, you cannot come back again to study NCERT books. So that is why it is always advisable that you must have NCERT book as the very first step of your preparation. कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ी सबसे पहले एक कदम चढ़नी चाहिए, वो एक कदम आपके लिए NCERT बुक है. इसको प्लीज डू नॉट इग्नोर. यस, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए NCERT पढ़ना शुरू में आपको लगता हो कि आपके वक्त की बर्बादी हो रही है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं. ऐसा होता है. But please still do invest your time in NCERT book. It is must for you कि आप इस बुक को पढ़ें और इसको इन डेप्थ पढ़ें. बिकॉज कई बार ऐसा होगा ना कि आपको इस बुक में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी. Since this book has got very basic information, so it is quite possible कि आपको कोई ऐसी बात पता चले इस बुक को पढ़ के जो कि आपको किसी और बुक से पता नहीं चलेगी. ठीक है. मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बताऊंगा व्हेन आई एम डूइंग द एमसीक्यू फॉर्मेट फॉर ज्योग्राफी. आई विल मेक यू सी सच पॉइंट्स जहां पर कि यू विल रियलाइज
कि ये इंफॉर्मेशन किसी और बुक में नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ही मिलती। Thereafter, friends, one more thing. NCERT is your prescribed curriculum book also, right? It is prescribed textbook. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ये है फ्रेंड्स, that in case there is a question जिसका आंसर NCERT में लेटर से आंसर is X and in some other book the answer is Y. ठीक है, लेट अस से रेडियस ऑफ अर्थ, एनसीईआरटी ने बोला 6400 समथिंग किलोमीटर, किसी और बुक ने बोला 6800 समथिंग किलोमीटर्स। नाउ यू हैव नॉट रेड एनसीईआरटी, आपने कोई और बुक पढ़ी है, एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, देन ऑब्वियसली व्हाटएवर एनसीईआरटी सेज इज राइट, व्हाट अदर बुक से इज रॉन्ग. So that is again the importance of reading NCERT book. You will get the authentic information which is also widely accepted and it will be the correct answer in the examination as well. ठीक है, so it is quite possible किसी और बुक में कोई और बात लिखी हो, मे बी शायद वो बात सही हो, but as far as the examination key is concerned, it will be deriving its source from NCERT book only. Okay, that is again the importance of NCERT. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सम स्टेट बोर्ड बुक्स. मैंने आपको एग्जांपल दिया रिगार्डिंग तमिलनाडु आर्ट एंड कल्चर. यस, अच्छी बुक है, बट यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी अगेन. अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं एंड यू थिंक कि आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, बट प्लीज अगेन डू नॉट इग्नोर दिस. एनसीईआरटी इज अगेन मस्ट फॉर यू. You cannot jumpstart your preparation and then come back to study NCERT books. I already told you कि ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. Even if you think कि NCERT में जो लिखा आपको सब कुछ आता है, still you need to start your preparation only from NCERT books. ठीक है फ्रेंड्स. Now ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ because NCERT book is a must for your preparation. अगर आपने इस बुक को इग्नोर किया तो आपका ही लॉस होगा. ठीक है, ये गलती मैंने भी की है, आई मस्ट एक्सेप्ट, लेकिन फिर मुझे वापस पढ़ना पड़ा एंड वापस आकर पढ़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है, नाउ एनसीईआरटी बुक्स किस क्लास से पढ़ना शुरू करें? दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. कई एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़े हम, बिकॉज ऑलमोस्ट हर टॉपर ने बोला है दैट यू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, बट फ्रॉम विच क्लास? देखिए, किस कक्षा से आपको एनसीईआरटी किताब को पढ़ना चाहिए, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है. सम पीपल विल से कि ओनली क्लास 11th 12th एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. ये बात कुछ हद तक ठीक है, दैट यस, क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स ये तो आपको बिल्कुल पढ़ना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? ये बात कुछ हद तक ठीक है. अगर आप इतना करते हैं देन एटलीस्ट यू कैन बी श्योर कि हाँ, बहुत मेजर मिस्टेक तो आप नहीं कर रहे हैं. बट इफ यू रीड द इंटरव्यू ऑफ दोज पीपल हु स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से उन्होंने शुरू किया प्रिपरेशन करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैड डन देयर बीटेक एंड देन दे हैव गॉन एंड वर्कड इन सम एमएनसी और फिर वापस आकर प्रिपरेशन करना शुरू किया, they had lost touch with almost everything that they have read in the schools and universities. अगर आप उन लोगों के इंटरव्यू को ध्यान से देखेंगे ना, all of them will say that class 6th onwards NCERT को पढ़ें. And yes, this is the right thing to do. Class 6th onwards NCERT को पढ़ना, that is what I will also advise you strongly. Class 6 onward NCERT को आपको स्टडी जरूर करना चाहिए. Okay? That means क्लास 6 से लेकर 10th तक and then 11th and 12th. So it means class 6 to class 12th. All these NCERT books must be properly read and understood by you. अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ क्लास 11 12th को पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं क्लास 6 से पढ़ो. ऐसा क्यों है? बिकॉज क्लास 6 से लेकर 10th तक की NCERT बुक्स में कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स या स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको क्लास 11 12th वाली बुक में नहीं मिलेंगे. क्यों?
बिकॉज क्लास 6 की बुक को लिखा गया है कीपिंग इन माइंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो उसके लिए हो सकता है कि रेडियस ऑफ अर्थ पहली बार वो जान रहा हो अपनी लाइफ में, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मे बी क्लास 6 की बुक में लिखा होगा। मे बी क्लास 6 की बुक में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन दिया होगा, बट दिस डेफिनेशन यू मे नॉट फाइंड इन द बुक ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और ये जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, इट होल्ड्स गुड नॉट ओनली फॉर ज्योग्राफी बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि सिंपल और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, दे मे बी मेंशन्ड इन दी लोअर क्लासेस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स 6, 7, 8 तक। ठीक है, they may not be mentioned in class 11th and 12th NCERT books, and it is quite possible कि ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन में पूछे और आपके वो पूरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन टिक करना है वो सिर्फ एक उसी स्टेटमेंट पर आकर टिक जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। आप में से कई लोगों ने प्रिपरेशन जब किया होगा तो आप लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। उसमें क्या देखते हैं आप, कई बार जो 4 ऑप्शंस होते हैं, amongst them only 1 or 2 statements determine the final option to be ticked। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे देगी, उसमें से सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट का अगर आपको ट्रू या फॉल्स पता हो तब जाकर आप चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सर्टेनली टिक कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, ऐसे छोटे छोटे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट प्रीलिम्स इट्स अ ह्यूज फाइट। अगर आप पास्ट ईयर के प्रीलिम्स पेपर्स को अगर उठा करके देखें, यू विल फाइंड कि कितना कट ऑफ में वेरिएशन होता है एंड हाउ मेनी पीपल आर वेरी क्लोज टू कट ऑफ एज वेल। ठीक है, so that becomes very important that you should know all the objective facts which are at least mentioned in the prescribed textbooks of NCERT, right? So that is why friends, NCERT is very important, and this is why I have made this slide आपको बिल्कुल clearly establish करने के लिए कि please do not ignore NCERT, please read NCERTs from class 6th onwards। ठीक है, now the next question is कि सर अगर NCERT किताब पढ़नी है तो फिर हम लोग क्लास 6 से आगे अगर पढ़ना शुरू करेंगे देन कैसे पढ़ें उसको, हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हाउ शुड वी स्टडी द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ना है, ये डिसीजन तो हो गया, तो अब कैसे शुरू करें। देखिए, क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर 12 तक। आप पहले फोकस करिए क्लास 6 से लेकर 10th तक। ठीक है, डू नॉट जंप टू क्लास 11th एंड 12th। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो बुक है वो अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, आप जाकर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग ई बुक्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। इट इज वेरी इजिली अवेलेबल एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द साइट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें भी एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने चैप्टर वाइज पीडीएफ बना रखा है। सो देयर आर चैप्टर वाइज पीडीएफ। ठीक है, तो बहुत बल्कि भी नहीं है, लाइक 9 to 10 पेजेस का एक चैप्टर होगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए रहते हैं, आप उस चैप्टर का स्टडी करें। और इफ यू आर गुड और कंफर्टेबल कि आपको फिजिकल बुक्स ज्यादा अच्छा लगता है, किताब को हाथ में लेकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, then you can buy physical books as well. The point is that physical book आपको पूरी की पूरी बुक मिलेगी, but chapter wise books आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। Now let us come to the most important aspect of today's session, that how should you study NCERT books। आप कैसे पढ़ें NCERT बुक को। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये छोटा सा फ्रेज है जिसको मैंने भी काफी टाइम तक फॉलो किया एंड इट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन में लर्निंग बाय क्वेश्चन मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये मेथड काफी यूनिक लगता है मुझे। बताता हूं आपको इस मेथड का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की किताब को पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, या तो आप बुक को ओपन करें, इधर पीडीएफ या फिजिकल।
आप उसमें चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग लेते जाएं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आपने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन किया, उसके आपने नोट्स बना लिए, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चले गए, ठीक। इस बीच में क्या होगा कि हर चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं आपने उसको भी सॉल्व कर लिया, फिर उसको देख लिया, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, एंड सो ऑन। आपने किताब को फिनिश किया, सो ऑन आपने नेक्स्ट बुक को फिनिश किया, एंड सो ऑन आपकी प्रिपरेशन चल रही है। रिवीजन के टाइम पे आपने फिर से अपने नोट्स को ओपन किया और फिर से रिवाइज करना शुरू किया। जिन टॉपिक्स में आपको डाउट लग रहा था उसको बार बार रिवाइज किया। ये जो तरीका है पढ़ने का, चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग दे रहे हैं और जो भी आपको उसमें नई चीज पता चल रही है उसको आपने नोट डाउन कर लिया या उसको हाईलाइट कर दिया, ये काफी लीनियर और मैकेनिकल तरीका है पढ़ने का, ठीक है। ये तरीका ऐसा है जिसको कि हम लोग स्मार्ट स्टडी नहीं बोल सकते, इट्स हार्ड वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो तरीका है ये हार्ड वर्क तो है, बट इट इज सर्टेनली नॉट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क नहीं है। क्यों? देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं? ताकि आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आए। लेट अस फर्स्ट फोकस ओनली अपॉन योर प्रीलिम्स, दैट इज योर पीटी एग्जामिनेशन। आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स इस एग्जामिनेशन में अच्छे आए। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़ने के अलावा इफ यू ट्राई टू मोल्ड योर थॉट प्रोसेस, जब आप किसी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़ने के अलावा अगर आप ये कोशिश करें कि आपकी सोच ऐसी बने कि आपने जो भी एक पैराग्राफ पढ़ा एनसीईआरटी में, उस पैराग्राफ में से यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है, ये क्यों नहीं सोचते? जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा पैराग्राफ है, लेट अस से इट इज अबाउट ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। आपके क्लास 11th में ये मेंशन्ड है, ठीक। अब आपने जब इस ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ लिया तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि इसके ऊपर यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपनी जगह है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या प्रूफ है इसका, वगैरह वगैरह, बट व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप ये सोचना शुरू करें फ्रेंड्स कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग बाय क्वेश्चन मेथड। और ये आप कैसे सोचेंगे? जब आप खुद क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा ओवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल के बारे में आपने एक पैराग्राफ पढ़ा भूगोल की किताब में। अब आप खुद सोचिए कि इस पैराग्राफ पे या फिर इस चैप्टर पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड नॉट ओनली बाय यू बट बाय यूपीएससी एज वेल। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं? लाइक कितने प्लैनेट हैं? अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे 8 या 9 में, तो प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है? प्लैनेट होने के डेफिनेशन क्या होते हैं, राइट? इसे कहते हैं फ्रेंड्स लर्निंग बाय क्वेश्चन मेथड। ट्राई टू क्वेश्चन एवरीथिंग। जैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी बचपन में बहुत ज्यादा होती है, राइट? उम्र के साथ साथ क्यूरियोसिटी घटने लगती है। आई वांट टू पीपल टू बी क्यूरियस। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सवाल पूछें खुद से। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसी टाइम खुद से सवाल पूछें। यू विल डेवलप दिस हैबिट ऑफ लर्निंग बाय क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, देन दिस मेथड इज मच मोर यूजफुल in helping you understand the topic, in helping you retain the information that you have collected from that topic. अगर आप लॉन्ग टर्म पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, you will realize कि learning by question method जो है, it will help you retain more. आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। आप याद करिए जब आप स्कूल में थे, when you were in school, ठीक है? आपको आज भी याद होगा क्लास में अगर आपने कोई अच्छा सवाल पूछा हो टीचर से, या किसी और स्टूडेंट ने कोई अच्छा सवाल पूछा हो टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सवाल को टीचर ने अप्रिशिएट किया होगा, आपको आज भी वो सवाल याद होगा अपने माइंड में, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, टीचर ने आपको कितना भी कुछ पढ़ाया होगा, उसमें से बहुत कम चीजें आपको आज की डेट में याद होंगी। क्यों? क्योंकि जब टीचर, मान लीजिए टीचर है, मैं अपनी फोटो बना देता हूँ,
और मान लीजिए ये आप है, आपको थोड़ा छोटे हाइट का दिखाया है, ये मान के कि आप अभी बच्चे हैं। टीचर जब नॉलेज दे रहा होता है, दैट इज वन वे प्रोसेस। ये नॉलेज की बॉम्बार्डमेंट कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट का माइंड कितना ओपन है ये टीचर को नहीं पता, स्टूडेंट का माइंड कितना ओपन है स्टूडेंट को भी नहीं पता। दिस इज कॉल्ड एज योर सप्लाई ड्रिवन मॉडल। और यही होता है जब आप टीचर को रिप्लेस कर दें बाय बुक। बुक भी जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, आपकी ओर बॉम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की, कई सारी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं। अच्छा, प्लैनेटरी सिस्टम ये होता है, सेलेस्टियल बॉडीज ये होते हैं, सोलर इक्लिप्स ऐसे होता है, लूनर इक्लिप्स ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है, आपके ऊपर इंफॉर्मेशन की बौछार हो रही है, आप पता नहीं कितना समझ पाएंगे, कितना रिटेन कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स, इफ यू आस्क क्वेश्चंस, if you show your curiosity, then you are actually opening up your mind to all the information in a way you want to absorb them. जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपने माइंड को ओपन अप कर रहे हैं इस तरीके से कि आपके माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन आए और उस तरीके से आए जैसा कि आप चाहते हैं। बिकॉज द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन, यू आर सेटिंग टोन and frame for the answer. ठीक है, the moment you ask question, you are opening up your mind to absorb something in a way that you want. That is why friends, learning by question method एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग इस मेथड को फॉलो करिए, not just for NCERT, for reading any other book, for reading any other book. ठीक है, now सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, हमने तो मान लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, बट कैसे पूछें? हाउ डू वी फ्रेम एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन अ गिवन टॉपिक? अब ये जो काम है फ्रेंड्स, ये काम आपका नहीं, ये काम मेरा है। दिस इज माय वर्क। आई विल फ्रेम क्वेश्चंस फॉर यू, आई विल फ्रेम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल शो यू कि उसके आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है। आई विल फ्रेम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल कवर द एंटायर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। इट इज माई वर्क टू इंश्योर कि एमसीक्यूज के थ्रू आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक का कवरेज हो जाए। इट इज माई वर्क टू इंश्योर। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे से कोई टॉपिक छूट जाए, या आपको लगे सर ने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं कराए, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता भी है तो आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि मेरे क्वेश्चंस के अलावा कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि पूछा जा सकता है इन ज्योग्राफी, आप खुद उसको फ्रेम कर लें। राइट? हालांकि ऐसे होने के चांसेस कम है, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपके पूरे के पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कर लूं थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, बट यस, इट कैन हैपन। इन दैट केस यू नीड टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। कैसे फ्रेम करेंगे? यू विल सी व्हेन आई शो यू माय क्वेश्चंस। ओके, लास्ट थिंग फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर जगह शेयर करता हूँ, एवरीवेयर व्हेन आई गो आई टॉक टू एस्पिरेंट्स। वो पूछते हैं कि सर स्टडी करने का क्या सही तरीका है, क्या ग्रुप स्टडी से फायदा होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि यस, ग्रुप स्टडी से फायदा होता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके जो ग्रुप है ना, उसमें सिंसियर कैंडिडेट्स होने चाहिए। प्लीज डू नॉट फॉर्म एनी ग्रुप विथ नॉन सीरियस काइंड ऑफ पीपल। कई सारे लोग बस एग्जाम देने के लिए एग्जाम दे रहे होते हैं, कई सारे लोग काफी ब्रिलियंट होते हैं, तो वो उतना सीरियस नहीं हो पाते। यू नीड नॉट हैव फ्रेंड्स विथ वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट पीपल, यू नीड टू बी फ्रेंड्स विथ सिंसियर पीपल। जो सीरियसली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ग्रुप स्टडी करें, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। और इसका फायदा एमसीक्यूज में कैसे होगा? देखिए, इसके फायदे एमसीक्यूज में कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपने कोई टॉपिक को जब पढ़ा, यू विल फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें इन योर ग्रुप and see what are the common mistakes that other people make while answering that question. जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारा भी एक ग्रुप था, उसमें टोटल मिलाकर 5 people इंक्लूडिंग मी। हम लोग ये करते थे कि हम लोग
प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको पहले इंडिविजुअली सॉल्व करते थे अपने अपने रूम से बैठ करके, देन वी यूज्ड टू मीट एंड देन वी यूज्ड टू सी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि कहां पे कौन क्या क्या गलतियां कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया हो बट किसी और ने गलत दिया हो। आप इस चीज को इग्नोर मत करो कि आपने सही आंसर दिया तो आप उसको भूल गए। नो, आप ये देखो उसने गलती क्या की, उसके थॉट प्रोसेस में या फिर उसके इंफॉर्मेशन में गलती कहां थी, कहां वो चूक गया। फिर आप ये देखो क्या ये चीज ग्रुप में बार बार रिपीट हो रही है, अगर हाँ तो इसका मतलब कल को वो गलती आपसे भी हो सकती है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस कि सामने वाला पर्सन भी अगर सीरियस कैंडिडेट है और इसके बावजूद अगर उससे कुछ गलती हो जा रही है तो वो कहाँ चूक रहा है, वो गलती भी आपको पता होनी चाहिए, कल को आप भी वहां पे चूक सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिटिंग विथ सिंसियर कैंडिडेट्स। आप खुद के भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेटर अप्रोच, कोई और शॉर्टकट, कोई नेमोनिक या कोई भी अलग इनोवेटिव अप्रोच क्या आपके ग्रुप में किसी और पर्सन के पास है या नहीं। अगर है, ट्राई टू अडॉप्ट इट। एक टीचर जितना नहीं पढ़ा सकता उससे कहीं गुना ज्यादा आपका ग्रुप आपको सिखा सकता है। हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, वो आपको मिल जाएगा थ्रू माई एमसीक्यूज। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना कि एमसीक्यूज में अप्रोच क्या रखना है, वो भी मैं करा दूंगा। स्टिल फिर भी जो 1-2% की कसक रह जाएगी वो आपका ग्रुप दूर करेगा। सो ट्राई टू फ्रेम अ ग्रुप विथ योर सिंसियर कैंडिडेट्स, नॉट नॉन सिंसियर, नॉट नॉन सीरियस पीपल। ठीक है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है आगे आने वाले सेशंस का। ज्योग्राफी एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 12 में कवर करूंगा थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट। द ऑब्जेक्टिव इज कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कवरेज होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बुक इज द बाइबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी बुक का ही यूज किया है मैंने भी टू फ्रेम ऑल द क्वेश्चंस। आई हैव इंक्लूडेड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई कुड फॉर एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12। इन क्वेश्चंस में मैंने एक और चीज डिफरेंट करी है। हालांकि ये कोर्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, बट क्योंकि आप कवरेज कर रहे हैं एनसीईआरटी के, देन यू शुड नो कि इसमें और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी ने तो ये नहीं बोला कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक से सवाल पूछूंगा, कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन ऑन सोलर सिस्टम, उसमें इट कैन आस्क कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कब डिक्लेयर किया गया, क्यों डिक्लेयर किया गया, व्हाट आर द 3 कंडीशंस फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्लैनेट। अब ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में ना हो, बट मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो मैंने कुछ एड ऑन्स भी किए हैं सो दैट कि आपका कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। एनसीईआरटी बुक्स तो टोटली कवर हो ही जाएगा, बट उसके अलावा भी आपको जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए होता है वो भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। सो विद दीज वर्ड्स फ्रेंड, आई कंक्लूड दिस सेशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। जाने से पहले एक बात और एक आखिरी बात कि इस कोर्स में आपकी क्या जिम्मेदारी है। अभी तक मैंने सिर्फ ये बात की कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आपको एनसीईआरटी की बुक को पहले पढ़ना है, उसके बाद मेरे एमसीक्यूज को देखना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि पहले एमसीक्यूज देख लिए मेरे फिर बुक को पढ़ना है। आपको पहले बुक को पढ़ना है, पहले आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको एमसीक्यूज देखना है, ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें, सो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस विथ मी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया और आपके लिए वो फर्स्ट टाइम हो गया, फिर आपको लगेगा ये फर्स्ट टाइम क्यों हो गया मेरे लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव। प्लीज बी ऑनेस्ट, पहले से आप चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद ही मेरे एमसीक्यूज को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू ऑल। ओके।